कुछ चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ रही है कि पार्टिकल का पहले तो ये बताना पड़ेगा कि पार्टिकल ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, 5 मीटर दूरी पे, और दूसरा कितने एंगल पे, क्योंकि 5 मीटर दूरी पे कितने पॉइंट बन सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। तो आपको साथ में एक डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जो कि थीटा से दी जा रही है। फिर मैंने कुछ और एग्जांपल भी बताए थे आपको, जैसे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर पार्टिकल एक डायरेक्शन में भाग रहा है, जैसे अगर ये भाग रहा है, तो सिर्फ ये बता देना कि ये पार्टिकल जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, ये इनफ नहीं होगा। आपको एक डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, थीटा, दैट इज इस केस में वो 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वैसे फोर्स वेक्टर होगा, धीरे धीरे देखेंगे कौन कौन से वेक्टर्स हैं, धीरे धीरे देखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक एरो से शो किया जाता है। जैसे ये एरो बना रखी है मैंने, ये एरो है। इस एरो का जो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट होता है, इसे हेड ऑफ द वेक्टर बोल सकते हैं, और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होगा, वो एक तरीके से उसे बोलेंगे टेल ऑफ द वेक्टर। और हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये एरो या ये वेक्टर कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देगा? तो सीधी सी बात है, मैंने बताया था आपको कि लेंथ ऑफ द एरो जो होगा वो मैग्नीट्यूड को शो कर देगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर देगा। और जो ये एंगल बना रहा होगा एरो एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट एंगल विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके भी दिखाए थे कैसे जो है वेक्टर रिप्रेजेंट करने। आपको एक स्केल लेना पड़ता है और स्केल से जो है आप बना सकते हो। जैसे आपको 30 न्यूटन वेक्टर बनाना है, 30 न्यूटन का एक वेक्टर बनाना है जो कि 60 डिग्री एंगल पे है। तो आप क्या कर सकते हो, 60 डिग्री पे एक एरो शो कर दो, एरो बना दो। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको स्केल डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्केल डिफाइन किया गया है कि 1 सेंटीमीटर एग्जैक्टली होगा 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड को शो करेगा। तो आप कितना बड़ा एरो बनाओगे, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर लंबा। रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैथमेटिकल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप क्या करोगे, जैसे आपको कोई वेक्टर शो करना है, तो ए क्या है, सिंबल ऑफ द वेक्टर, उसके ऊपर आप एक एरो लगा दोगे। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके साथ दो चीजें एसोसिएटेड रहेंगी, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को कैसे शो करेंगे? मैग्नीट्यूड को मैं हमेशा या तो एफ से शो कर, जैसे मान लीजिए मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करना है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ये भी हो सकता है, और ए ऐसे भी हो सकता है, आर दी मैग्नीट्यूड्स। और डायरेक्शन एज यूजुअल थीटा, ठीक है। हम निकालना सीखेंगे आज, ठीक है ना, आज ये सब चीजें सीखेंगे। फिर मैंने एक स्पेशल वेक्टर बताया था, सबसे लास्ट वाला, ये यूनिट वेक्टर है। इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन देता है। इसका हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ये मैंने यहाँ पे भी शो करके दिखाया था। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आप क्या करोगे, वेक्टर के ऊपर कैप, जैसे ए है, तो अगर ए यूनिट वेक्टर शो करना है तो आपको कैप से शो करना पड़ेगा, एरो नहीं लगाओगे, क्योंकि स्पेशल टाइप का यूनिट वेक्टर है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन देता है, तो इसलिए आपको ऊपर सिर्फ कैप लगा देनी है। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से शो भी करके दिखाया था कि अगर आप एक वेक्टर ले रहे हो 1 न्यूटन का, तो अगर आप इसे रोटेट करो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे, तो आप देखोगे कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई इट गिव्स यू द डायरेक्शन ओनली। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। आज जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंगे हम, हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, ये सिर्फ मैं अभी एक तरीके से शो करूंगा आपको, मतलब बताऊंगा कि किस तरीके से ऐड करने का तरीका क्या है, ठीक है ना।
वैसे ये वाला पार्ट जो है, जो भी मैं करवा रहा हूँ, ये ब्रॉड, बहुत ब्रॉड में करेंगे हम, पूरे वेक्टर्स में बहुत ब्रॉड में किया जाता है। सो हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, तो इसका आंसर ये है, दी वेक्टर्स, एटलीस्ट टू वेक्टर, ठीक है, अभी तो दो वेक्टर मैं बोल रहा हूँ, टू वेक्टर्स are added by using triangular law of vector addition, इसे बोलते हैं ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मैथ्स का एक लॉ है, ठीक है, कि कैसे ऐड करेंगे दो वेक्टर से, ठीक है। कैसे, मान लीजिए आपने ये दो वेक्टर लिए, ये एक वेक्टर है, ध्यान देना, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एरो से शो करूंगा, और एक दूसरा वेक्टर ये हो गया। अब आप देखोगे इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, क्योंकि लेंथ ऑफ द एरो अलग अलग है और डायरेक्शन भी अलग अलग है। अगर मैं ये देखूं, इसको ऐसे शो करूं, यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए इस तरीके से, तो इस तरीके से दो वेक्टर मैंने बना दिए, ठीक है ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखोगे दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग है। अच्छा, स्पेशलिटी क्या है वेक्टर्स की, स्पेशलिटी क्या होती है, वी कैन ट्रांसलेट अ वेक्टर इन 2D एंड 3D स्पेस। 2D प्लेन होता है और 3D स्पेस होता है, तो आपको ध्यान देना है, आप वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हो, ध्यान देना, बट while translating the magnitude, मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, लेंथ ऑफ द एरो, while translating the vector we cannot change the direction and magnitude of the vector। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप, जैसे ये वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, ए वेक्टर है ना, तो इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो स्पेस में। तो ट्रांसलेट करते समय आप क्या करोगे, आपको एक चीज का ध्यान देना है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज कर दी तो फिर वेक्टर चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर यहाँ था ना, इधर था, ये वेक्टर यहाँ था, तो आप इसे ट्रांसलेट करके यहाँ ला सकते हो ऐसे। तो जैसे ही आपने ट्रांसलेट किया तो आपने देखो, आपने दो चीजें की हैं। मतलब आपने क्या किया कि आपने इस एरो को उठा के यहाँ रख दिया, लेकिन आप देखोगे आपने ना तो इसकी लेंथ चेंज की है, इस एरो की लेंथ चेंज की है, और इसका थीटा भी चेंज नहीं किया है। अगर आप ऐसे कर देते, ध्यान दो, अगर आप इसे ऐसे रख देते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती, बताएगा कोई? अगर आपने इसे उठा के ऐसे रख दिया, क्या चेंज कर दिया आपने? आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो मैंने लिखा है, जो मैंने बताया आपको कि ट्रांसलेट करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना है। तो अगर आप इस वेक्टर को उठा के यहां रख रहे हो तो ठीक है, ये आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं किए। फिर वैसे ही आप बी वेक्टर को देखो, बी वेक्टर को अगर आप देखोगे तो बी वेक्टर को मैं ऐसे लगा रहा हूं, देखो,
इस तरीके से लगाया मैंने बी वेक्टर को। तो अब बी वेक्टर को मैं ट्रांसलेट करते हुए लेके आया यहाँ पे। अब देखो मैंने बी वेक्टर का ना तो डायरेक्शन चेंज की और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज किया है। तो ये चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो ऐड कैसे करना होता है, दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या होता है? ऐड करने का तरीका ये होता है, वी हैव टू coincide we have to coincide the tail of one vector with the head of other vector। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, ये एक तरीका है जो मैं अभी शो कर रहा हूं, एक तरीका है, ठीक है ना, दिस इज वन ऑफ द वे। आगे चल के और भी आप तरीके पढ़ोगे, उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं अभी ट्राइंगुलर लॉ करवा रहा हूँ। सबसे ऐसे सोचो कि इजी तरीका है ये समझने का। तो आप ऐसे सोचो कि आपको अगर दो वेक्टर ऐड करने हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर की टेल को, किसी भी एक वेक्टर, तो यहाँ पे ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है ना, तो बी वेक्टर की टेल को, अब देखो बी वेक्टर की टेल क्या है, बी वेक्टर की टेल ये है, तो बी वेक्टर की टेल को मैंने क्या किया है, ए वेक्टर के हेड पे लगा दिया, देखो कोइंसाइड कर दिया। तो ये सबसे पहले आपको काम करना है, ठीक है ना। वैसे ही आप बोलोगे कि सर क्या ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड पे लगा सकता हूं? हाँ जी लगा सकते हो, देखो करके दिखा देता हूं। देखना जरा, मैं क्या कर रहा हूं, बी वेक्टर को ट्रांसलेट कर रहा हूं, देखो बी वेक्टर को ट्रांसलेट कर रहा हूं। बी वेक्टर को ट्रांसलेट देखो कैसे किया मैंने, तो ना मैंने डायरेक्शन चेंज की ना मैग्नीट्यूड चेंज किया, ये बी वेक्टर हो गया। और ए वेक्टर के, तो ये हो गया ए वेक्टर का, बी वेक्टर का टेल एंड हेड, ठीक है, ये टेल हो गया और ये हेड हो गया। अब ए वेक्टर को देखो कैसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। तो ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड पे लगा दिया। सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, किसी भी एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पे लगाना है आपको, ठीक है, ये आपको पहला काम करना है। देन एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is given by joining the other tail and head left। ये सबसे सिंपल तरीका है। तो अदर टेल एंड लेफ्ट कौन सा बचा, अब देखो ये बचा, ये इसका टेल बचा हुआ और ये इसका हेड बचा है। तो बी वेक्टर के हेड को या ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देना। तो यहां पे ये वाला, ये भी एक वेक्टर आ रहा है, ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं फिर बता देता हूं आपको करना क्या है, ध्यान देना। आपको दोनों वेक्टर, जो भी दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर दिए हुए हैं, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, किसी भी एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पे ज्वाइन करना है, कोइंसाइड करवा देना है। अब जो पहला वेक्टर है, जैसे यहां पे पहला वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से ज्वाइन करवा देना। तो ये वाला जो होगा ए प्लस बी वेक्टर, ये जो तीसरा वेक्टर जो बना हुआ है, ये जो तीसरा वेक्टर है ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। यहां पे वो क्या होगा, देखो इन दोनों को कोइंसाइड करवाया, तो अब बी की टेल को ए के हेड से ज्वाइन कर दो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर। और अगर आप ढंग से देखोगे तो ये वाला ए प्लस बी वेक्टर और ये वाला ए प्लस बी वेक्टर दोनों सेम ही है, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। ये बताओ, ये चीज समझ में आई है सबको?
ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं, अब ऐड करके दिखाओ जरा, मुझे बताना डायरेक्शन, जरा मुझे बताना कि जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट छोड़ दो, अभी एडिशन करवा रहा हूं ना मैं, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्या होगा। देखो पहला वेक्टर है ये, और दूसरा वेक्टर है ये। बताओ, आपको सिर्फ ये बताना है, फाइंड आउट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो कैसे बनाएंगे, सीधी सी बात है, एक के टेल को दूसरे के हेड पे लगा देना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बी वेक्टर को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ध्यान देना, ए वेक्टर को एज इट इज लिख रहा हूँ, ऐसे ही बना दिया है मैंने, बी वेक्टर को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। बी वेक्टर को ट्रांसलेट कैसे करूंगा, एज इट इज ट्रांसलेट करवा दो, देखो ऐसे, ये बी वेक्टर को ट्रांसलेट करवा के इधर लेके आ गया, ऐसे ट्रांसलेट करवा के इधर लेके आ गया। अब बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड पे लगा हुआ है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो कैसे निकालोगे, ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देना, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एंड ऑफ कोर्स ये बताने की जरूरत नहीं है, ये जो ए प्लस बी, ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है। ये भी एक वेक्टर है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देनी है, टू वेक्टर्स आर एडेड बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड व्हेन two vectors are added, the resultant is also a vector quantity। जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड किया तो रिजल्टेंट क्या आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये इसे कई बार ना आर वेक्टर से भी शो कर दिया जाता है, या आपकी मन मर्जी है, सी वेक्टर ले लो, आर वेक्टर ले लो। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान देना, क्योंकि पता ही चल रहा है ये भी एरो से शो किया गया है, तो एरो का कुछ लेंथ होगी और कुछ डायरेक्शन भी होगा। और देखो एक और दे रहा हूं, एग्जांपल्स हैं, ये समझ लो। पहला वेक्टर है ये, और दूसरा वेक्टर है ये हो गया ए वेक्टर, और ये हो गया बी वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट या एडिशन ऑफ टू वेक्टर कहाँ होगा, तो आपको ट्रांसलेट करवा लेना है, किसी भी एक वेक्टर को ट्रांसलेट करवा लो। तो ए वेक्टर को मैं एज इट इज वहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये आपका हो गया ए वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर को मैं ट्रांसलेट करवा रहा हूं, तो बी वेक्टर को ऐसे ट्रांसलेट करवा लो इधर की तरफ, ठीक है ना, इधर की तरफ ट्रांसलेट करवाओ, सच दैट बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड पे लग जाए। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे निकालोगे, ए वेक्टर की, जो पहला वेक्टर है ए वेक्टर, उसकी टेल को दूसरे वाले वेक्टर बी वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देना, बाकी बची टेल और हेड को बस एक वैरो से ज्वाइन कर दो, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। यस, आया समझ में। प्लीज रिस्पॉन्स देते रहो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो एक और दे रहा हूं अब,
अब बोलोगे क्या सर यूनिट वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं ऐसे? बिल्कुल कर सकते हो। बस यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो इमेजिन करो ये एक छोटा सा यूनिट वेक्टर है, ये छोटा सा एक यूनिट वेक्टर है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, ये छोटा सा यूनिट वेक्टर है, ये हो गया। इमेजिन करो ये ए कैप है, ठीक है, और ये एक छोटा सा यूनिट वेक्टर है, लेट्स टेक ये इस डायरेक्शन में। तो क्या इन दोनों को ऐड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखो ऐड करके दिखाता हूं। ये तो एक वेक्टर हो गया, पहला ए वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर है, ध्यान देना, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अब बी कैप को ट्रांसलेट करवाओ, यहां पे इस तरफ ट्रांसलेट करवाओ, ताकि बी कैप की टेल ए कैप के हेड पे लग जाए, ठीक है। तो बाकी बची हेड और टेल को मिला दो, ये हेड है, सॉरी ये हेड है और ये टेल है, तो ये मिला देना इस तरीके से, तो ये आ जाएगा आपका ए कैप प्लस बी कैप। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐड करना सीख लो, ये ऐड करने का तरीका है, दिस इज हाउ दे कैन बी एडेड, ठीक है। पर ध्यान देना, ये आपको एक चीज ध्यान देनी है कि अब जो ये ए कैप और बी कैप का जो एडिशन है, दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। ये जो ए कैप एंड बी कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ध्यान देना, ये यूनिट वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ए कैप और बी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है। बट जैसे ही आपने ए कैप को बी कैप से ऐड करवाया, देन इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, ये आपको ध्यान देना है। कभी भी ऐसा मत सुना कि सोचना कि यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, नहीं, इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। ऐसा क्यों है, बताएगा कोई? ये बहुत बेसिक चीज है, आपने कभी पढ़ा होगा कि आपने एक ट्राइंगल लिया मान लो, और इसकी साइड ली 1 मीटर, ये वाली साइड ली 1 मीटर और ये साइड ली 1 मीटर, तो जो ये वाली साइड है ये 1 मीटर नहीं हो सकती, ये 1 मीटर से तो ज्यादा ही होगी, और 1 मीटर से ज्यादा यानी कि यूनिट वेक्टर नहीं है। दिस इज दिस साइड, अगर इसको एक्स मानूं तो ये ग्रेटर देन 1 मीटर होगी, ठीक है ना। तो इसलिए दो यूनिट वेक्टर को जब भी ऐड किया जाता है तो यूनिट वेक्टर नहीं रह जाता। तो कौन सा वेक्टर बनता है? तो इसको कई बार ये फिर ओरिजिनल वेक्टर बन जाएगा, ये वाला ध्यान देना, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ये वाला वेक्टर बन जाता है फिर ये। अच्छा, अगर मैं ए यूनिट वेक्टर को ए यूनिट वेक्टर से ही ऐड करना चाहता हूं, देखो ध्यान देना, मैं चाहता हूं कि आप ये बना के दिखाओ, ए यूनिट वेक्टर और ए यूनिट वेक्टर का एडिशन, तो आप कैसे बनाओगे? कोई बताएगा कैसे बनाएंगे? अगर मुझे ए यूनिट वेक्टर को ही ए यूनिट वेक्टर से ऐड करना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो ध्यान देना मैं कैसे बनाऊंगा, ये हो गया ए यूनिट वेक्टर। अब क्योंकि ए यूनिट वेक्टर को आप ए यूनिट वेक्टर से ऐड कर रहे हो तो दो ए यूनिट वेक्टर बना लो, ऐसे सोचो, ऐसे दो ए यूनिट वेक्टर बना लिए, और एक को ऐसे रखो और दूसरे को ट्रांसलेट करो, तो दूसरे को ट्रांसलेट कैसे करूंगा? इस तरीके से, इसके हेड को यहां लगा दो, ये जो
ये जो ट्रांसलेट कैसे ऐसे ट्रांसलेट करके लेके आया, तो इसकी टेल को इसके हेड पे लगा दिया, ठीक है ना। तो अब जो वेक्टर बनेगा वो कैसे बनाओगे, जो हेड है, ये वाली जो हेड है इसकी टेल से मिलाओगे, तो यानी कि ये वेक्टर जो बड़े वाला वेक्टर है वो ऐसे बनेगा, ये वाला वेक्टर होगा। और ये होगा क्या, ए कैप प्लस ए कैप, और इसे प्यार से लिख देते हैं इसे 2a कैप, इस तरीके से लिख देते हैं। समझ में आए, ये चीज समझ में आई। ए कैप प्लस ए कैप को क्या लिख देते हैं, 2a कैप। नाउ हाँ, ये अब यूनिट वेक्टर नहीं है, जो 2a कैप है वो यूनिट वेक्टर नहीं है, जो मैंने ऊपर समझाया था अभी। जब आप दो यूनिट वेक्टर को ऐड करते हो तो जो वेक्टर बनता है वो, ये जो 2a कैप है ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो ये कैसा है, इसको ऐसे लिखेंगे, ये ऐसा वेक्टर है। ये चीज समझ में आई। अब अब अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मैं आगे चल सकता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना आप। अगर ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया है तो मेरा काम बन जाएगा। देखो, जो मैंने ये सबसे लास्ट वाला पार्ट करवाया है वो इसलिए करवाया ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब थोड़ा सा ढंग से समझना। मैं ये बोलना चाहता था, मैंने जो पिछली बार जो आपको एक चीज बताई थी कि एक बिल्डिंग को बनाने का तरीका क्या होता है। बिल्डिंग को बनाने का तरीका क्या होता है कि आप क्या लेते हो, ब्रिक्स लेते हो। तो जैसे ये वाला एग्जांपल करवाया था मैंने कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है जो 100 मीटर लंबी है, तो ब्रिक से ही बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एक ब्रिक की जो लेंथ है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालोगे आप, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग को आप क्या करोगे, हाइट ऑफ वन ब्रिक से डिवाइड कर दोगे। तो कितनी आ रही थी, लगभग 5000 ब्रिक्स लगेंगी आपकी। तो यही चीज मैं अब यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको कोई भी एक वेक्टर बनाना है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाना चाहता हूं जिसका मैग्नीट्यूड है 25 यूनिट, तो आप कैसे बनाओगे, कोई मुझे तरीका बताएगा क्या करूंगा। मुझे किन चीज को किसको ऐड करना चाहिए। यस, बताएगा कोई। अगर मान लीजिए मुझे इस डायरेक्शन का, ये कोई भी थीटा हो सकता है, ठीक है ना, लेट्स टेक 45 डिग्री है, 45 डिग्री एंगल पे एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड है 25 यूनिट, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो तरीका आप समझो, मैं क्या करूंगा, 45 डिग्री एंगल पे 25 यूनिट वेक्टर बनाऊंगा ऐसे। 9 बना दिए, ठीक है ना, ये 9 बना दिए, तो मैं 9 यूनिट ही ले लेता हूँ, बेटर ये है, मुझे 9 यूनिट लेना चाहिए। अब ऐसा सोचो कि ये जो ए कैप है ये ए कैप है, तो ए कैप मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए कैप को इस तरीके से लिखा जाता है, इट इज दी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है।
ये चीज समझ में आई क्या लिखा है मैंने? ये जो ए कैप है ये क्या है, फिर से समझो, ये जो बड़ा सा वेक्टर था, ये जो बड़ा सा वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये वाला अलग से बना रहा हूं, ध्यान देना, ये जो बड़ा सा वेक्टर है ये है ए वेक्टर। और इसको बनाया कैसे जाता है? इसको बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? छोटे छोटे यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, इस पूरे वेक्टर को 9 पार्ट में डिवाइड किया इस तरीके से, 9 छोटे छोटे यूनिट वेक्टर्स को में डिवाइड कर दिया इस तरीके से। अब ये क्या है? ये एक छोटा सा यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? ये छोटा सा यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? छोटा सा यूनिट वेक्टर है। ऐसे 9 यूनिट वेक्टर्स जो हैं लगे हुए हैं। अब और सोचो, क्या इन 9 यूनिट वेक्टर्स को ऐड कर सकता हूं मैं ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से? तो बिल्कुल कर सकता हूं। देखो क्या होगा, ये जो पहला यूनिट वेक्टर है, ध्यान दो, पहला यूनिट वेक्टर, इसकी हेड, इसका टेल दूसरे के हेड पे लगा हुआ है, देखो। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ध्यान देना, ये वाला आएगा। ये कितना होगा? ए यूनिट वेक्टर प्लस ए यूनिट वेक्टर, दैट इज 2a यूनिट वेक्टर। फिर आप तीसरा देख लो, ये तीसरे वाला लगा हुआ है। तो 2a यूनिट वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है उसकी टेल इसके हेड पे लगी हुई है, लगी हुई है, तो उससे ये वाला वेक्टर आ जाएगा। ये कितना आएगा? 3a। ये चीज समझ में आ रही है मैं कैसे कर रहा हूं? तो अब मुझे बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो बड़े वाला वेक्टर आया है, बड़े वाला वेक्टर a, ये a यूनिट वेक्टर्स को कितनी बार ऐड करने पे आया? 9 टाइम्स। और किसी भी चीज को अगर आप 9 टाइम्स ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात, उसे क्या लिख सकता हो, क्या लिख सकते हो अब? 9 टाइम्स दी ए कैप, सीधा लिख सकते हो। तो अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर किसी भी वेक्टर की बात करूं तो किसी भी वेक्टर में दो चीजें सम्मिलित हैं, ध्यान देना। ये जो 9 था वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये मैंने यहां पे लिख दिया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इससे फॉर्मूला बना, फॉर्मूला क्या बना, ध्यान दो। वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इसके इक्वल होता है किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर, किसी भी वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, उसमें दो चीजें शामिल हैं। ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ध्यान देना। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेक्टर जो होगा उसमें दो चीजें शामिल रहती हैं। पहला होता है उसका मैग्नीट्यूड, जो कि ये है, ये क्वांटिटी मैग्नीट्यूड देगा। और ये यूनिट वेक्टर, इसका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देना। तो यहां पे मैं फर्दर लिख दे रहा हूं, दिस क्वांटिटी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ध्यान देना ये मैग्नीट्यूड देगा। एंड दिस क्वांटिटी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ। जब भी आपसे पूछ लें कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है, तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन देना, ध्यान देना। यूनिट वेक्टर, इसलिए मैंने यहां पे लिखवाया था कि यूनिट, ऊपर जो लिखवाया था कि यूनिट वेक्टर किसके काम आता है? यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ किसके काम आता है? डायरेक्शन देने के काम आता है।
उसका और कोई काम नहीं है। तो ए कैप विल गिव यू द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन देगा ये, ध्यान देना, ए कैप विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी डायरेक्शन में आपको एक बड़ा वेक्टर बनाना है तो उस बड़े वेक्टर की डायरेक्शन ये ए कैप देगा। और ए कैप को आप जितनी बार ऐड करते जाओगे उसी डायरेक्शन में, जैसे यहां पे अगर आप देखोगे मैंने ए कैप को कितनी बार ऐड किया है, 9 बार ऐड किया है, तो 9 जो होगा वो बड़े वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? अब मैं ना कुछ यूनिट वेक्टर्स आपको बता देता हूं जो ऑलरेडी लिए जाते हैं, पहले से ही लिए गए हैं। तो हमेशा याद रखना आई कैप एंड जे कैप, इन्हें बोला जाता है बेसिस वेक्टर। ध्यान देना, ये पहले से ही माने गए वेक्टर हैं। और इसको आप आई कैप को ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमेशा याद रखना ये बेसिस वेक्टर हैं, ये पहले से ही माने जाते हैं, पहले से ही हम लेके चलते हैं। तो आई कैप हमेशा याद रखना, इट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और जे कैप होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये दो माने गए हैं, हमेशा कन्वेंशन लेके चलोगे। जैसे अगर मैं अब बनाने की कोशिश करूं यहां पे, तो आप ध्यान देना आई कैप क्या है, आई कैप है एक छोटा सा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 1 और वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। दिस इज द यूनिट वेक्टर, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमेशा याद रखना ये बाय कन्वेंशन है, बेसिस वेक्टर बोल देते हैं इन्हें, बाय कन्वेंशन मतलब पहले से ही माने गए हैं, ठीक है ना। और जे कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये चीज समझ में आई? फिर मैं बता रहा हूं, ध्यान देना कि एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमेशा ध्यान देना है एक्स डायरेक्शन का। अच्छा, कौन सी एक्स डायरेक्शन का, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप। ये माना गया है शुरू से, ठीक है ना। वैसे ही पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप। ये भी पहले से माना गया है। अब अगर मैं आपसे बोलूं ड्रॉ अ वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर ये चीज समझ में आ गई तो वेक्टर समझ में आ जाता है, फिर क्या है वेक्टर में कुछ नहीं बचता। फिर ड्रॉ अ वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में बनाना है, whose magnitude is 25 यूनिट। क्या बना सकता हूं मैं, एक्स डायरेक्शन में बना लेते हैं, वाई डायरेक्शन में आप बना के दिखाओगे, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में मैं बना के दिखाता हूं। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक्स डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 25 यूनिट है, तो आप क्या करोगे, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पहले बना लो, आई कैप बना लिया। अब आई कैप को कितनी बार ऐड करना है, कौन बताएगा।
25 टाइम्स। और ऐड करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि एक की टेल को दूसरे के हेड पे लगाते चले जाओ, ऐसे 25 टाइम जो है आप ऐड कर देना आई कैप। तो ये जो वेक्टर बनेगा ये 25 टाइम्स से, ध्यान देना 25 टाइम्स। तो ये एक बड़ा सा वेक्टर बना, देखो ये एक बड़ा वेक्टर बनेगा। जो कितना होगा बताएगा कोई? ये बड़ा सा वेक्टर बनेगा, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं ए वेक्टर। और ये कितना होगा, क्योंकि मैंने आई कैप को कितनी बार ऐड किया है 25 टाइम, तो इसे लिख सकते हैं 25 आई कैप। आई कैप ध्यान देना 25 आई कैप। आया समझ में? अब देखो ध्यान से समझोगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये बड़ा वेक्टर है, ध्यान देना ये जो ए वेक्टर है, ये जो नीले कलर की जो एरो बनाई है ना, ये ए वेक्टर है, ध्यान देना ये ए वेक्टर है। ये क्या है 25, दिस इज दी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड दे रहा है। क्या पता चल रहा है इससे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 25। और ये जो आई कैप है ये क्या दे रहा है, यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर ये है, ध्यान देना ये ए वेक्टर है, और इसी डायरेक्शन का छोटा सा यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। तो आई कैप का काम क्या है, आई कैप दे रहा है ए वेक्टर की डायरेक्शन को, ध्यान देना। आया समझ में? इट गिव्स दी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो पहला वेक्टर बना के तैयार कर दिया मैंने, अब दूसरा वेक्टर बना के दिखाओ। दूसरा वेक्टर कौन सा है, उतना ही है, ध्यान देना उतना ही बड़ा वेक्टर है। बस ये वेक्टर जो दूसरा वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। तो मुझे वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लेता हूं मैं, ये है जे कैप। और इसे कितने गुना ऐड कर देना है, कितने टाइम्स ऐड करना है, 25 टाइम है ना, 25 टाइम। तो जरा मुझे बताएगा कोई, अगर मैं बी वेक्टर की बात करूं तो क्या होगा, 25 जे कैप, बहुत बढ़िया 25 जे कैप। तो बस मेरा काम हो गया। ये है पहला वेक्टर ए वेक्टर जो कि है 25 आई कैप, और ये वाला जो वेक्टर है वो है बी वेक्टर, ये है 25 जे कैप। ठीक है, इस तरीके से हम वेक्टर्स बना सकते हैं। अब आप बोलोगे कि क्या सर फॉर्मूले से भी बना सकते थे, फॉर्मूले से भी बना सकते थे, यस फॉर्मूले से ही बना सकते थे। ये देखो फॉर्मूले से बना लो सीधा ही। इस वेक्टर को अगर मुझे लिखना है, ये जो ए वेक्टर लिखना है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, सीधा ही देखो। अगर आपको एक्स डायरेक्शन का वेक्टर बनाना है, एक्स डायरेक्शन में कोई वेक्टर बनाना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है चलो ये चीज समझ में अगर आ गई है तो मैं आगे चलता हूँ, फिर मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। डायरेक्टली डायरेक्टली आप बना के दिखाओगे आप। ड्रॉ अ वेक्टर whose magnitude is 100 Newton in the direction of x-axis.
क्या होगा, बताएगा कोई? ये एक बड़ा सा वेक्टर है बस, और कुछ नहीं है, बड़ा सा वेक्टर है। क्या होगा? 100 आई कैप। बहुत बढ़िया, सीधा ही फॉर्मूले से बना दिया। ये देखो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला था, ये सीधा ही दे रहा है ना कि कोई भी वेक्टर जो है उसमें दो चीजें शामिल है, मैग्नीट्यूड उसका और डायरेक्शन उसका, बस और कुछ नहीं है। तो क्या लिखूंगा, आप एक्स डायरेक्शन में जो है एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड है 100, और वो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। सीधा फॉर्मूला बना दिया, देखो ऐसे। इसको एफ वेक्टर नाम दे देता हूं। समझ में आया? एफ वेक्टर एक्स डायरेक्शन में बनाया, ध्यान देना एक्स डायरेक्शन में बनाना है, तो 100 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड, और एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, आई कैप। तो आई कैप से इनटू कर दिया, बन गया, काम खत्म। आया समझ में कि नहीं? सो किसी भी डायरेक्शन का वेक्टर, किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको एक वेक्टर बनाना है तो आपको दो चीजों की जरूरत है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कौन देगा, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो तो दिया जाएगा। डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। जैसे इस वेक्टर का, ये जो बड़ा वेक्टर है एफ वेक्टर, इसकी डायरेक्शन का अगर आपको यूनिट वेक्टर पता है आई कैप, आई कैप को बस इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना, काम खत्म। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि सर आपने ये तो बता दिया कि आई कैप एक्स की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है और जे कैप वाई की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, लेकिन अब आप मुझे बता दो कि अगर मैं ये नहीं जानना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये वाला तो बताओ। ये तो आपने बता दिया, ये होता है आई कैप, ये होता है जे कैप। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये क्या है, ना तो ये आई है ना ये जे है, तो ये है क्या? तो अब यहाँ पे एक चीज आती है, इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसको, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन बोलते हैं, ध्यान देना, डेरिवेशन अब आप करना सीखोगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यूनिट वेक्टर इन एनी डायरेक्शन। मतलब किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अब मैं आपको बताने वाला हूं, बस आपको उसमें क्या करना है, ये एक फॉर्मूला होगा जो मैं अभी डिराइव करवा रहा हूं। इसमें बस आप क्या करोगे, एंगल डाल दोगे, बस और कुछ नहीं। अगर आपने एंगल डाल दिया तो आपको यूनिट वेक्टर दे देगा, वो उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर दे देगा। और क्यों मैं ये करवा रहा हूं, यूनिट वेक्टर का डेरिवेशन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपको किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन का अगर यूनिट वेक्टर पता है, किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता है, तो उस डायरेक्शन में आप कोई भी बड़ा वेक्टर बना सकते हो। आपको बस उस बड़े वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से, इसलिए ये पढ़ाया जाता है। सो यूनिट वेक्टर इन एनी डायरेक्शन कैसे बनाऊंगा, देखो जरा ध्यान देना। आपको अगर इतना समझ में आ गया है तो अब ये झट से आप कर दोगे, कुछ नहीं है, ध्यान देना। आप सोचो कि मैंने आपको दिया एक बड़ा वेक्टर, ध्यान देना, ये एक बड़ा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और इस बड़े वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और इसका थीटा दिया हुआ है। मतलब आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता है, ठीक है, और डायरेक्शन भी पता है, ये दोनों दिए हुए हैं। और आपका काम क्या है यहाँ पे,
आपका काम है ये निकालना, ध्यान देना। आप क्या जानना चाहते हो? आप जानना चाहते हो इस डायरेक्शन का एक छोटा सा यूनिट वेक्टर, ये जानना चाहते हो। तो अब मैं, ध्यान देना मैं कैसे करूंगा, ध्यान से समझना इस चीज को कि ये जो ए वेक्टर है ये दो वेक्टर से मिलके बना है, ध्यान देना, दो छोटे वेक्टर से मिलके बना है। कौन कौन से? ध्यान देना, अगर ये चीज समझ में आ रही है तो बताना। एक तो ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, ये चीज समझ में आई? अभी मैंने ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एक्ट्रेडेशन करवाया, देखो। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, अगर मैं इसे ओपी वेक्टर मानूं, ध्यान देना, दिस इज ओपी वेक्टर एंड दिस इज पी क्यू वेक्टर, तो आप झट से बोल सकते हो कि सर ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अभी आपने बताया था कि ओपी वेक्टर को अब अगर आप पी क्यू वेक्टर में ऐड कर रहे हो तो आपको क्या दे देगा? वो ए वेक्टर, ये बिल्कुल दे देगा। दिस इज बाय ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे बस क्या कर दूंगा, ओपी वेक्टर लिख दूंगा और ओक्यू वेक्टर लिख दूंगा। अब ध्यान दो, अगर आपने ये ट्राइंगल देख लिया है, ये जो ट्राइंगल बना है, जो ट्राइंगल बना है ओ पी क्यू, ये तीन वेक्टर से मिलकर बना है। एक तो ये हो गया ओपी, फिर पी क्यू, और ये है ए वेक्टर। अब मुझे इसमें क्या पता है? मुझे पता है कि ओ क्यू जो वेक्टर है, जो ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है। तो अगर आप ढंग से देखोगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं ओपी का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं, ध्यान देना। ओपी का मैग्नीट्यूड अगर मैं ए एक्स मानूं और पी क्यू का मैग्नीट्यूड ए वाई मानूं, ठीक है, ये ऐसे लिख लो, यहां पे लिख सकता हूं मैं, ए एक्स इज दी magnitude of OP vector and AY is the magnitude of PQ vector। तो कौन मुझे बताएगा कि मुझे क्या क्या नोन है? यहाँ पे मुझे पता है, A पता है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है A वेक्टर का, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो मैं AX और AY निकाल सकता हूं। मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, बताएगा कोई? बेसिक चीज है, नॉट टेन थीटा। अगर मैं ये लिखूं ए एक्स बाई ए, तो ये क्या होगा? ए एक्स क्या है? ट्राइंगल का बेस है, और ए क्या है? हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? ना ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा। और अगर मैं ऐसे लिख दूं ए वाई बाई ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। आई थिंक ये ट्रिग्नोमेट्री से आपको समझ में आ गया होगा। तो ए एक्स पता चल गया, ए एक्स क्या हो गया? ए कॉस थीटा, और ए वाई पता चल गया ए साइन थीटा। क्या मुझे ए पता है? यस, दिया हुआ है, ध्यान दो, ए इज नोन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ है, और थीटा भी तो दिया हुआ था, पहले से ही दिया हुआ है। तो अगर ए और थीटा पता है, तो अब ए एक्स एंड ए वाई, ए एक्स क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, और ए वाई क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, निकाल सकते हो। अब कौन मुझे बता देगा कि ओपी वेक्टर क्या होगा? ओपी वेक्टर कैसे बनाते थे हम? मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, ध्यान देना, आप ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई करोगे? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर। कौन बताएगा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी क्या है? ए एक्स, और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी क्या होता है, बताओ जरा।
इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। हाँ, तो ये क्या आ गया? ए एक्स आई कैप, और ए एक्स पता है क्या है? ए कॉस थीटा। अच्छा, ये ओपी हो गया। अब जरा कौन मुझे बता देगा पी क्यू? यस, बता देगा कोई? हाँ, ए वाई जे कैप इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। पी क्यू की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है? पी क्यू की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन का है, दैट इज जे कैप, वही पी क्यू डायरेक्शन का है, क्योंकि पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो आप क्या लिख सकते हो? ए वाई जे कैप, और ए वाई जे कैप क्या होगा? ए साइन थीटा जे कैप। हाँ, अब ये तीन चीज हो गई। देखो, ये पहला हो गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थ्री। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 आप ये जो OP और OQ की वैल्यू है ये उठा के 1 में रख दो। यही था ना ए वेक्टर? उठा के रख दो ये। तो उठा के रखोगे तो ये आ जाएगा, देखो, ए कॉस थीटा आई कैप, ये आ गया। थोड़ा सा और अगर मैं सोचता हूं तो यहां से ए कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है? कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। तो ये बन गया, देखो, ए वेक्टर जो है ना कुछ ऐसा है, ए इंटू कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। तो आप देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ए क्या है यहां पे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये जो बचा हुआ, ये पूरी क्वांटिटी जो बची है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो यही ए कैप है, ये पूरा को पूरा ए कैप है, और ए कैप, इसे ए कैप भी लिख सकता हूं। तो क्या बना ए कैप का फॉर्मूला? ए कैप क्या है? ए कैप किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। वाई इट इज कॉल्ड किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर? क्योंकि इसमें सिर्फ थीटा है। थीटा अगर आप चेंज करते जाओगे तो किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपको पता चल जाएगा। अब देखो, मैं बस ये करवा के छोड़ रहा हूं, ठीक है? अगर मान लीजिए मैं इसमें थीटा इक्वल टू 0 डाल दूं, तो थीटा 0 का मतलब क्या है? थीटा अगर 0 डाल दिया जाए तो ये जो ए वेक्टर है ये कहां पहुंच जाएगा? किस डायरेक्शन में चले जाएगा ये वेक्टर? ये वेक्टर चले जाएगा एक्स डायरेक्शन में। तो अगर एक्स डायरेक्शन में चले गया तो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाना चाहिए इससे। तो मिल भी जाएगा। देखो, अगर आप थीटा डालोगे, थीटा 0 डालोगे, तो ये आएगा कॉस 0 आई कैप साइन 0 जे कैप। कॉस 0 आपको पता है 1 होता है, और साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? आई कैप होगी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से सोचा जाता है। अब ऑब्वियसली बात है, थोड़े से डाउट होंगे। आप जो है रिकॉर्डिंग एक बार चेक करना, जो मैंने रिकॉर्डिंग करी है ये मैं आज डाल दूंगा, एक बार फिर से देखना। नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ठीक है?
ओके, थैंक यू।